तो जो टॉपिक होगा आज का, जो मगध राज्य का उत्थान भी कह सकते हैं और उदय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हरेक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, जैसे कि मैंने पहले ही क्लास में आपको बता दिया था कि ये द्वितीय नगरीय सभ्यता है, हिस्ट्री की द्वितीय नगरीय सभ्यता है। इनमें से मगध राज्य का उत्थान है। इससे पहले मैंने ये बताया था कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से मगध भी एक था, ठीक है। यानी उन 15 महाजनपदों को हराता कौन है? मगध। मगध कौन है? आज जिसको आप बिहार बोलते हो उसी को मगध बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब जैसे मैंने कल ही बताया था आपको कि कौन कौन से वो राजा हैं जिन्होंने मिलाया है मगध में 15 महाजनपद को, उस चीज के बारे में। तो उन तीनों वंश के बारे में पढ़ना है जिन्होंने तीनों वंश करके एक बनाया, जिसको आप बोलते हैं भारत का पहला साम्राज्य। भारत का पहला साम्राज्य कौन सा? मौर्य साम्राज्य। तो ये इकट्ठा होके क्या बनता है? मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं इसमें, कैसे एक मौर्य साम्राज्य बनता है, भारत का पहला साम्राज्य कैसे बनता है, वो चीजें पता चलेगी आपको इसमें, ठीक है। तो इसमें हम पहले इसमें पढ़ने वाले हैं आपके जैसे हर एक वंश के बारे में, ठीक है। हर एक वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद शिशुनाग वंश के बारे में, उसके बाद नंद वंश के बारे में, ठीक है। हर एक वंश को पितृहंता भी कहा जाता है, ध्यान से सुनना आपने, पितृहंता भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बिम्बिसार है इसके बेटे ने इसको मारा है, यानी कि पिता को उसके बेटे ने ही मारा है, इसलिए पितृहंता कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये 544 से 412 बीसी तक है, याद रखना आपने। तो बिम्बिसार इसका संस्थापक है, याद रखना। बिम्बिसार ने स्थापना की, अगर आपसे कब की गई? 544 बीसी में, या इसको छठी शताब्दी बीसी भी बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आपने। उसके बाद इसका जो प्राचीन नाम है, जैसे कि आपका भी प्राचीन नाम घर वाले मम्मी पापा रखते हैं, वैसे इसका नाम जो पहले वाला है वो श्रेणी के है। अगर आप पूछे किसमें वर्णन है, तो पुराण आपने सुने होंगे, 18 पुराण है, किसी ना किसी पुराण में ये चीज है, ठीक है। उसके महाभारत में अलग अलग चीजें हैं। तो इसका प्राचीन नाम क्या? श्रेणी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये याद रखना आपने। इसके बाद बिम्बिसार ने अंग, मैंने आपको बताया था, ये अंग जो बिहार का इलाका है आपका, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले 16 महाजनपद में बताया था। तो उसने अंग को मगध में मिलाया कि अब मगध क्या बन गया? बड़ा बन गया है, ठीक है, ये याद रखना आप चीज, ठीक है। इसको मिला दिया गया। वो किसी ने मिलाया? बिम्बिसार ने, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बिम्बिसार ने राजा अपनी राजगृह, याद रखना, राजगृह की जगह आपका गिरिव्रज भी आ सकता है, गिरिव्रज। और याद रखना, कई बार हर्यक वंश में ये भी पूछा जाता है, याद रखना, हर्यक वंश में ये कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की, ये भी पूछा जाता है। तो उसमें आप लिख सकते हैं बृहद्रथ भी कई बार आता है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। बृहद्रथ भी कई बार आता है, याद रखना। अगर वास्तविक अधिकतर तो यही आएगा बिम्बिसार, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है लॉजिक, क्योंकि अलग अलग सोर्स के अलग अलग हिसाब से। तो राजगृह, इसने कैपिटल और राजगृह का प्राचीन नाम ही है गिरिव्रज, याद रखना। इसका प्राचीन नाम है गिरिव्रज, इसके जगह ये भी आ सकती है, ठीक है। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अजातशत्रु, जो कि मैंने बताया कि इसने अपने बाप को मारा है, अजातशत्रु, याद रखना। बिम्बिसार था आपका बौद्ध धर्म से, और इसका बेटा है जैन धर्म से, याद रखना आपने, ठीक है। ये मैंने यहाँ नहीं कि मैं एड नई चीजें कर रहा हूं। उसके बाद इसी का नाम भी पुराना नाम था कुणिक, ठीक है, श्रेणिक, कोणिक, ठीक है। दोनों चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद अजातशत्रु ने वजी, कौशल तथा काशी का विलय कर दिया गया, याद रखना। यानी वजी बहुत शक्ति, जो लिच्छवी सुना ना हमने, इसने बहुत सारे युद्ध भी, जैसे इसने रथ मुसल अस्त्र का यूज किया था इनको हराने के लिए, इनको हरा नहीं पा रहा था, मान लो इसको नहीं हरा सकते आप लोग, ठीक है। तो महाशिला, कंटक और रथ मुसल 2000 यूज किए थे इनको हराने के लिए। अब ये जो कौशल और काशी, इन हरिवंश का अधिकतर जो विस्तार रहा है साम्राज्य का, वो रहा है वैवाहिक संबंध, ठीक है, व्यापार के आधार पर, ठीक है। व्यापार भी कह सकते हो आप, वैवाहिक विवाह किया है कौशल देवी के साथ, ये सारी चीजें। तो विवाह के आधार पर भी इन्होंने अपना विस्तार किया है, मतलब जो शक्तिशाली उनसे विवाह करवा दिया बस, और दहेज में काशी मिल गया, खत्म काम। वो सारी चीजें आपने, वो चीज इसमें देखनी है जो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं। उसके बाद उदयन, यानी कि इसके बाद का राजा है, याद रखना, उदयन के जगह उदय भद्र भी आ सकता है, ठीक है। उदय भद्र भी आ सकता है उदयन की जगह, यानी कि इसका बेटा,
ठीक है। तो इसके बाद ये जैन धर्म से था, ये भी जैन धर्म से ही था। याद रखना अजात शत्रु के समय पहली बौद्ध संगति भी हुई है, ये भी याद रखना आपने, राजगृह में पहली बौद्ध संगति भी हुई है, ये भी आपने इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसने पाटलिपुत्र नगर पर, याद रखना कैपिटल नहीं बनी है, नगर बनाया है इसने, ठीक है, याद रखना। उसके बाद इसका अंतिम शासक था हर्यवंश, जो अंतिम शासक था, ये आपको इस चीज में पता होना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट आपको नहीं से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता दिए, क्लियर। उसके बाद है दूसरा, यानी कि इसके बाद कौन सा वंश आया मगध में, शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने ही इसकी स्थापना की है, तो इसलिए इसके नाम पर है शिशुनाग वंश, ठीक है। तो ये शिशुनाग है, इसने क्या किया, इतने वत्स, ये भी आपने सुना होगा महाजनपद था। अवंती, ये भी आपने जनपद सुना होगा, ये भी पहले जनपद था, महाजनपद था। इसको अपने साम्राज्य में मिला दिया, किसमें मिला दिया, मगध में, ठीक है। इसी के समय वैशाली कैपिटल रही है, जो बिहार में, ठीक है, इसी समय, और ये वैशाली एक कैपिटल रही है। बाद में इसका जो अगला राजा रहता है कालाशोक, और कालाशोक में ही दूसरी बौद्ध संगति हुई है, ठीक है, याद रखना। दूसरी बौद्ध संगति भी कहाँ हुई है, वो सारी जो हम आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के, जो कल का टॉपिक होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, तो वो सारी चीज इसमें आगे आगे पढ़ने वाली है, ठीक है। तो उस समय, और इसका अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन, सिंपल ये रखना है। कैपिटल वैशाली, पहले कौन सी कैपिटल बनी है आपकी, राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र बनी, उसके बाद वैशाली बनी, फिर वापिस पाटलिपुत्र बनी है, ठीक है, याद रखना है। तो इनकी कैपिटल याद रखना है। इसके बाद इस वंश का याद रखना, ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, शिशुनाग भी, मतलब ये वंश भी बौद्ध धर्म से ही है, यहाँ बौद्ध धर्म का बोलबाला था इस एरिया में, ठीक है। उसके बाद अगला जो अंतिम मगध में अंतिम वंश रहा, वो रहा नंद वंश, ठीक है, नंद वंश। और उसके जो संस्थापक थे वो थे महापद्मनाथ, यानी ये था जैन धर्म, टोटली नंद वंश जैन धर्म से था, याद रखना, जैन धर्म के अनुयायी थे ये, ठीक है। ये सारे के साथ जितने भी राजा हैं वो जैन धर्म के अनुयायी है, ठीक है। इसलिए इसको ये बोलते हैं कि लोअर कास्ट से था, शूद्र जाति से था, ठीक है। और इसको अलग नाम है सर्व शस्त्रात्मक, इसका मतलब है क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है, क्षत्रियों का नाश, एक राठ, एक मतलब एक मात्र ये भार्गव होता है, जिसको भार्गव को दूसरा ये भी कहा जाता है, दूसरा परशुराम, याद रखना, भार्गव को दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये इसके नाम है, ये इसकी उपाधियां हैं, नाम भी कह सकते हो, उपाधियां हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद कलिंग, कलिंग जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। और ये वर्णन हाथी गुफा अभिलेख सुना होगा आपने, इसमें वर्णन क्या था कि भाई एक राजा था वहां का, जिसने एक नहर बना दी थी वहां पे कलिंग पर, ठीक है। तो वो चीजें भी आपने याद रखने हैं। और पांडे, जिसने अष्टाध्यायी, आपने सुना होगा अष्टाध्यायी किताब सुनी होगी आपने, तो इसका मित्र, ये पांडनी इसका मित्र था महापद्मनाथ, ठीक है। तो ये सारे, और इस वंश का अंतिम जो शासक था वो धनानंद, कई बार घनानंद भी आता है, धनानंद भी आता है, दोनों चीजें हैं, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज में। अब आपको इसके बाद की स्टोरी पता होगी, मैं ऐसे बता देता हूँ, वैसे आगे हम पढ़ेंगे चीज के बारे में। अब धनानंद को हराता है चंद्रगुप्त मौर्य, बट इतिहास में तो चंद्रगुप्त मौर्य बोला जाता है, ठीक है, इतिहास में जो चंद्रगुप्त मौर्य बोला जाता है, बट असल में जो उसके पीछे दिमाग जिसका था वो था कौटिल्य, ठीक है, उसने, ठीक है, उसने हराया ये मतलब धनानंद, तो वो तो 6 साल का था चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसका मतलब है असली जो मतलब नेतृत्व कर रहा था वो कौटिल्य कर रहा था, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें हैं, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया आज, मैंने ये बताया कि हर एक वंश, मतलब मगध में 3 वंश थे, ठीक है, और ये 3 वंशों ने क्या किया, 15 महाजनपद को पराजित किया है, जो कि मैंने मेन लिखा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था इसी के अंदर, मैं इसी का कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये बताया कि इसमें 2 बौद्ध संगति भी हुई है, ठीक है, और दूसरा जो यहाँ के राजा थे वो बौद्ध धर्म से भी थे और जैन धर्म से भी थे। अब बौद्ध और जैन धर्म से थे, इसका मतलब कि बौद्ध धर्म तो था, 6वीं शताब्दी बीसी में बौद्ध धर्म भी था, ठीक है। इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, कि बौद्ध धर्म इतना क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इनका इन राजाओं के साथ, ठीक है, क्या क्या उन्होंने काम किए, कि क्या क्या नहीं किए हैं, क्या क्या चीज। अब इसमें याद करने वाली चीजें ये है कि बिम्बिसार ने क्या काम किए, ठीक है, अकालाशोक ने किन को मिलान किया, किस राजधानी बनाई, क्या इनकी कैपिटल थी, ये सारी चीजें हैं। तो ये आपने क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने अंडरलाइन किए हैं या मैंने गोल किए इसके ऊपर ही आपने याद रखना है, इसमें और कुछ चीज है ही नहीं,
ऐसा कुछ याद करने वाले, ठीक है। तो ये टॉपिक आपने याद रखना है, बेसिक चीजें ये रखनी है कि जो छठी शताब्दी का दौर है, छठी शताब्दी के समय में ही महाजनपद थे। महाजनपद यानी कि यहाँ पर कोशिश ये की जाएगी, अब राजा शक्तिशाली बनना शुरू हो जाएगा, राजा अपने आप को भगवान की कोशिश शुरू करेगा, मैं ही भगवान हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन करेगा? मगध। और मगध में जब ये इकट्ठे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जब ये 15 महाजनपद एक में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक में इसमें आ जाएंगे, तो एक साम्राज्य बनेगा, क्योंकि पूरा भारत उसके अधीन है, क्योंकि जो महाजनपद थे वो भारत के अलग अलग इलाकों में थे, ठीक है। तो इकट्ठे कहाँ हो जाएंगे? मगध में, ठीक है। उनका वर्चस्व इधर उधर सारी जगह होगा, और वो स्थापना करने वाला कौन होता है मगध में? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर सारे आते हैं, और जिससे एक नया साम्राज्य बनता है, जिसको बोलते हैं मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक आपका यहीं तक रहेगा। अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने ध्यान रखनी है चीज में, जो